नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गोंडा से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार श्रेया वर्मा जनता के बीच लगातार जाकर अपनी जीत का दावा कर रही है। सपा ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है, जिसमें 59 गोंडा लोकसभा क्षेत्र से श्रेया वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्रेया वर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री हैं। श्रेया वर्मा लगातार गोंडा लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही थी। गोंडा लोकसभा क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में जातीय समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। श्रेया वर्मा ने देहरादून के विल्हम गर्ल्स स्कूल से प्रारंभिक पढ़ाई की। दिल्ली के रामजस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए ऑनर्स में पढ़ाई करने के बाद राजनीति में कदम रखा। दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद बाराबंकी में पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा के साथ समाजवादी पार्टी के लिए काम करना शुरू किया, जिसके बाद सपा ने श्रेया वर्मा को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अब गोंडा लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। गोंडा से प्रत्याशी बनाए जाने पर श्रेया वर्मा ने कहा कि पार्टी ने हम पर जो भरोसा जताया है, पार्टी के भरोसे को पूरा करते हुए 59 लोकसभा क्षेत्र से जीत करके समाजवादी पार्टी के खाते में गोंडा की सीट को डालने का काम किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने शिरकत करी। इस जनसभा का आपके चुनाव पर कितना असर होगा? जनता का बहुत प्रेम मिल रहा है और जनता चाह रही थी कि और लोग आए, उनका उत्साह बहुत नजर आ रहा है और जनता इस बार ने मूड बना लिया है कि वो इस बार इस सरकार को बदलने जा रहे हैं, अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं जो उनके हित की बात करे, समाज में जो खुशियाँ ला सके, उन्नति ला सके। अभी मन से तमाम लीडर्स ने, सभी नेताओं ने लगभग एक बात करी कि संविधान खतरे में है। तो ऐसी बात आनी चाहिए, कहाँ से वो बात आई जिससे लगता है कि संविधान खतरे में है? इस सरकार के काफ़ी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक मंच पर जाकर बोल रहे हैं कि अगर ये सरकार में आ गए तो संविधान बदलने का काम करेंगे, इसी कारण बोला जा रहा है। अभी आपके जो लीडर्स हैं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जातीय जनगणना कराएंगे। ऐसे में क्या ये समाज को बांटने वाला कदम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जातीय जनगणना से सबको हक और सबका अपना जो अधिकार है वो मांग सकेंगे और ये बिल्कुल होनी चाहिए। कब से नहीं हुआ आप ही को पता है, लास्ट 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है, तो सबके इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल अधिकार के लिए हम लोग करवाने। बाबू जैसे आपके जो दादाश्री रहे हैं, यहाँ से केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे हैं, उन्होंने नवाबगंज में एक स्टील फैक्ट्री का शिलान्यास कराया था, लेकिन हमारे ख्याल से वो सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, तो वो अधूरा पड़ा हुआ है। उसको पूरा कराने के लिए आपके दिमाग में कोई योजना, कोई खाका है? देखिए, 10 साल से इस शहर में, इस लोकसभा में कोई निवेश नहीं आ पाया है। हम लोगों को क्वेश्चन उठाना चाहिए मौजूदा सांसद से कि उन्होंने 10 साल में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या काम करा है, क्या काम नहीं करा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, जो काम अच्छा करता है जब सरकार बदल जाती है रुक जाता है, और किसी और का फीता काटने का भी काम करा गया, नाम बदलने का भी काम करा, तो हकीकत आपके सामने है। सरकारें आती हो जाती हैं, कांग्रेस की भी बनी, भाजपा, सपा, बसपा, सबकी सरकारें बनी, लेकिन दुर्भाग्य है कि देवी पाटन मंडल खास से गोंडा के जो कामगार हैं उनको प्रदेश जाना पड़ता है, पलायन रुका नहीं। क्या कारण है? क्या गोंडा में रोजगार नहीं, उद्योग नहीं स्थापित हो सकते? जैसे कि मैंने कहा कि 10 साल में यहाँ पर कोई निवेश नहीं आ पाया है। यहाँ का स्थानीय मुद्दा बहुत बड़ा है कि यहाँ पर लोगों को बाहर जाना पड़ता है काम ढूंढने। हर गाँव से 2-4 लोग आपको दिखेंगे कि जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस की बड़ी सतर्कता के चलते एक और अवैध असलहा निर्माता पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसके पास से देशी तमंचा बनाने का उपकरण के साथ तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम सड़वा के पास पोखरे के बगल में झोपड़ी में शातिर अपराधी इकबाल अहमद देशी तमंचा बनाता और बेचता था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फील्डिंग कर अवैध असलहा बनाते समय धर दबोचा। लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए कई टीमों को लगाया गया है कि कोई भी अगर अवांछनीय गतिविधि हो रही है तो उसको तत्काल पकड़ा जाए। ऐसे ही कल रात में चेकिंग चल रही थी। थाना इटवा अंतर्गत संडवा जगह पड़ती है, वहां से एक व्यक्ति को पकड़ा गया रंगे हाथ। वहां पे असलहे तमंचे बना रहा था। उसके कब्जे से 14 तमंचे निर्मित अर्धनिर्मित पकड़े गए हैं और साथ में भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान भी पकड़ा गया है। ये इटवा थाने का हिस्ट्री शीटर है, इसका नाम इकबाल है। इसके ऊपर गोकशी के, गैंगस्टर के भी कई मुकदमे दर्ज हैं। काफ़ी खतरनाक अपराधी है ये। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का बेटा मैं भी हूं, मैं भी उनको बाप मानता हूं, मैं उनको मानता हूं और उनको मानते रहूंगा। उक्त बातें लोकसभा बलिया से इंडिया गठबंधन के सपा उम्मीदवार
सनातन पांडे ने सदर विधायक सभा क्षेत्र के बिमनौली गांव से कही। वहीं सनातन पांडे ने कहा कि उनके विचार जो थे समाजवादी थे और समाजवादी रहे और जीवन पर्यंत अपने को समाजवादी की सोच में खपाने का काम किया। उनका हकदार कोई बेटा है तो सनातन पांडे है, नीरज शेखर नहीं है, इसलिए कि वो पद प्रतिष्ठा के एमएलए एमपी बनने रहने के लिए अपने पिता के सिद्धांतों से समझौता करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं पिछले चुनाव की अपेक्षा के? जनता देश में बदलाव चाहती है। जनता देश में बदलाव चाहती है। 10 साल तक ये लोग झूठ बोलने का काम किए हैं। उनके झूठ बोलने का नतीजा है कि जनता जो है उनसे जो है दुखी है और बड़ा उनके अंदर जोश और खरोश भी है और मन में एक बड़ा आक्रोश है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए उतना जल्दी से जल्दी भारत को निजात मिल जाएगा और गरीब मजदूर किसान को जो है राहत मिल जाएगी। चुनाव तो अभी 1 तारीख को, ये चुनाव 5 दिन पहले हमारा समाप्त हो गया होता, इन लोगों के बोरिया बिस्तर ही बन गए होते। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सीट कही जाती है, परंपरागत सीट कही जाती है। उनके पुत्र भी लड़ रहे हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं। बलिया का विकास कितना हुआ है, क्या देखते हैं? समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का बेटा मैं भी हूँ। मैं भी उनको बाप मानता हूँ और मानते थे, मानते रहेंगे। उनके विचार जो थे वो समाजवादी थे और समाजवादी रहे और जीवन पर्यंत अपने को जो है समाजवादी की सोच में खपाने का काम किए। मैं उनका हकदार कोई बेटा है तो सनातन पांडे हैं, नीरज शेखर नहीं है। इसलिए वो पद प्रतिष्ठा के लिए एमएलए एमपी बने रहने के लिए अपने पिता के सिद्धांतों से समझौता करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रही है, जो देश में जो है अराजकता फैलाना चाहती है, जो देश में महंगाई भुखमरी फैलाना चाहती है, जो देश में देश को गरीब बनाना चाहती है। अब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देश को भविष्य में सत्ता सौंपनी चाहती है, उन लोगों के साथ जाने का काम किए हैं। ये बलिया समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ रहेगा। चंद्रशेखर हमारे आदर्श हैं, उनके आदर्श को मैं भूल नहीं पाऊंगा जीवन भर में। उनके आदर्शों को जो है मन में याद करते हुए, उनके स्मृतियों को याद करते हुए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी का पूरा आशीर्वाद सनातन पांडे जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कोई कहीं खाता कोई खुल जाए तो जानिए कि कहीं ना कहीं वहाँ के मतदाताओं से गलती हो गई है। अयोध्या के अशरफी भवन चौराहा स्थित बीएसएनएल ऑफिस के पीछे मातृत्व एकेडमी स्कूल में बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी रहे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का विद्यालय के प्रबंधक संतोष कुमार ने बुके देकर व माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं स्कूल के सभी बच्चों ने मुख्य अतिथि का पुष्प देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मातृत्व एकेडमी के प्रबंधक संतोष कुमार ने बताया कि आज हमारे विद्यालय में लगभग 150 बच्चों का पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे मातृत्व एकेडमी स्कूल के उन बच्चों का सम्मान समारोह किया गया है जिन बच्चों ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया या विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छा प्रदर्शन किया या कला और क्राफ्ट के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया है, और जो बच्चों का सत्र कैसा रहा, जिनकी उपस्थिति बहुत अच्छी रही। मातृत्व एकेडमी अयोध्या का एक बहुत ही प्रगतिशील शिक्षण संस्थान है जो बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रबंधक संचालक हमारे छात्र जीवन के मित्र पंकज गुप्ता हैं। इसलिए जब भी यह विद्यालय मुझे याद करता है मैं इस विद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचता हूं। आज भी मातृत्व एकेडमी के पुरस्कार वितरण और प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मैं आया हूं। मैं अपनी ओर से विद्यालय के सभी बच्चों को, सभी परिश्रमी शिक्षकों को और इसके प्रबंधक संचालक मित्र पंकज गुप्ता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। स्कूल में क्या कार्यक्रम है और उसमें मुख्य अतिथि? देखिए, मातृत्व एकेडमी परिसर में आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है और बच्चों ने जो हमारे यहाँ पे गेम में जो उनकी एक्टिविटी रही है या साइंस एग्जीबिशन में उनकी एक्टिविटी रही है या आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में जो उनकी एक्टिविटी रही है और उनका एकेडमिक क्या रहा है और वो
उनका सत्र कैसा रहा, उसमें कौन सा बच्चा ऐसा था कि जो जिसकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी, जिसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी। कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास रहे कि जिनकी हर क्षेत्र में समान सहभागिता रही है। तो उन बच्चों में से उन बच्चों को डिमार्केट करके आज उनके उत्साहवर्धन के हेतु आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी आज पूर्व शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज विद्यालय को अपना अमूल्य समय दिया है और उनकी सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में रहेगी। और साथ में जो है असरबी भवन के पीठाधीश्वर श्री माधवाचार्य भी इस कार्यक्रम में सहभागिता आज उनकी रही। सर कितने 150 क्या कहेंगे बच्चों को साथ में बच्चों के टीचर्स को और जो उनके अभिभावक हैं उनको ये मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं कि बच्चों की जो अभिरुचियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में और उसको और विकसित किया जाए और उसको परमार्जित किया जाए, जिससे उनका हर क्षेत्र में विकास हो। एकेडमिक के अलावा, पढ़ाई लिखाई के अलावा, एकेडमिक के अलावा भी उनका हर क्षेत्र में विकास हो। यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं और इसी वजह से ये कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है कि इससे उनका उत्साहवर्धन भी हो। आज किया जाएगा और उसमें जो है सबसे प्ले नर्सरी LU एक सेक्शन, कक्षा 1, 2, 3 प्ले ग्रुप, प्ले नर्सरी LU एक सेक्शन, कक्षा 1 से 4 दूसरा सेक्शन, कक्षा 4 से 8 तीसरा सेक्शन। इन तीनों सेक्शंस में जिस बच्चे का एकेडमिक सबसे अच्छा रहा और जिस बच्चे का सबसे अच्छा अटेंडेंस रहा, अटेंडेंस रेशियो जिसका सबसे अच्छा रहा, उन बच्चों को डिमार्केट करके आज उनको सम्मानित किया जाएगा विद्यालय प्रबंधन के द्वारा। तोष कुमार। देश की चौथे नंबर की पीलीभीत स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी पिछले 2 दशकों से भ्रष्टाचार कर रही है। इस कमेटी के द्वारा जामा मस्जिद की काफी संपत्ति अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों को पैसा लेकर उनके हवाले की जा चुकी है। मस्जिद के पीछे की ओर काफी सालों से मंगल बाजार लगती है, जिसमें दुकानदारों से हर हफ्ते लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की उगाही की जाती है। इस उगाही का ठेका भी मस्जिद कमेटी ने गुपचुप तरीके से अपनी ही बी टीम बनाकर उसको दे रखा है। दिनांक 6 जुलाई 2021 को राजखाने के द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए वक्फ बोर्ड के द्वारा मस्जिद कमेटी के मेंबरों का नोटिस जारी किए गए थे और वक्फ बोर्ड की जांच में कमेटी पर लगे सारे आरोप सही पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी द्वारा पुलिस को गुमराह करके शिकायतकर्ता राज खान के खिलाफ कई धाराओं में झूठे केस लगवा दिए गए, जिसके आधार पर राज खान पर पुलिस द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जबकि राज खान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। वहीं कमेटी के द्वारा वक्फ बोर्ड में साठगांठ करके अपने कमेटी का टाइम बढ़वा लिया गया। राज खान के द्वारा 6 दिसंबर 2023 को एक वाद उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण लखनऊ में दाखिल किया गया, जिसमें कमेटी के भ्रष्टाचार और वक्फ बोर्ड की मिलीभगत को कोर्ट में तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने दिनांक 5 अप्रैल 2024 को इस पर अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि वक्फ बदनामी व बदहाली का शिकार है, वक्फ पर ज्यादातर नाजायज कब्जा है तथा किराएदारों से किराया न वसूलने करने से वक्फ के वजू खतरे पे है और कमेटी का इंतजाम लापरवाही से कर रहे हैं। मस्जिद का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो बहुत अच्छा फैसला आया है, क्योंकि जामा मस्जिद की कमेटी पिछले 20 साल से यहाँ पे घोटाला कर रही है। ठीक है, दुकान मकान सब बेच दिया है। 2021 में जब मैंने वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट की थी तो मोबिन साहब वहाँ इंस्पेक्टर के तौर पे यहाँ पे आए थे, उन्होंने जांच की थी तो उन्होंने उसमें पाया था कि वो जो मैंने इन पे इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल सच है। उन्होंने उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट वहां दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ने इनकी कमेटी दोबारा बना के भेज दी। इन्होंने वहां मोटा पैसा खिलाया और इन्होंने वहां पे दोबारा से कमेटी बना के यहाँ भेज दी है। ठीक है, उसके बाद जो आज कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने भी यही साबित किया है। कोर्ट ने एक एक सबूत लगा के एक सबूत की जांच करके ये बताया कि पूरी की पूरी कमेटी भ्रष्ट है, पूरी की पूरी कमेटी चोर है। इसमें सबसे बड़ा रोल राज बहादुर खां का है। उसने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दुकान मकान सब बेच दिया। और जब हमने पिछली बार इनकी कंप्लेंट की थी तो इन्होंने पुलिस को गुमराह करके, पुलिस के साथ साठगांठ करके, पुलिस को गुमराह करके, इन्होंने हरीशवर्धन नाम का इंस्पेक्टर था, उसको कुछ पैसे खिला के लोगों ने मेरे पर एफआईआर दर्ज कराई, फर्जी एफआईआर दर्ज कराई। उसमें 3 निर्दोष लोग और थे। उस एफआईआर के बेस पे इन्होंने मुझे 14 दिन जेल में भेजा। मैं 14 दिन जेल में रहा, बेकसूर होकर भी मैं जेल में रहा। उसके बावजूद लोग को चैन नहीं मिला। इन्होंने फिर उसी एक ही एफआईआर के बेस पे मेरे पर गैंगस्टर लगवाई पुलिस को पैसे देके। वहां भी इन्होंने पुलिस को गुमराह किया
ठीक है, कि इसकी गैंग चलती है, ये चलती है। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई एक FIR दर्ज नहीं है। सिराज बादर खां, साजिद बादर खां और भी जो कमेटी के जितने लोग हैं, इन्होंने पुलिस को गुमराह करके फर्जी FIR दर्ज करा के उसी की बेस पे दोबारा से गैंगस्टर लगवाई। उसमें बेचारे 3 मेरे मोहल्ले के निर्दोष लोगों पे भी इन्होंने इल्जाम लगवाया। उनके ऊपर वो गरीब लोग हैं, कहां से कमाते हैं, कहां से खाते हैं, वो बेचारे कोर्ट में धक्के खाते फिर रहे हैं। इनकी वजह से वो तीनों भी सजा भुगत रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से ये अपील है कि अभी जब वक्फ बोर्ड से फैसला आएगा, जो भी आएगा, किसकी नई कमेटी आएगी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन डीएम को चाहिए कि वो तत्काल इन्हें हटा के किसी को भी वहां पे चार्ज दे। जब बन के आएगी तो वो दूसरा सामान लेगा, लेकिन डीएम को चाहिए जो ये कमेटी मौजूद है इसको यहाँ जल्द से जल्द हटाया जाए। क्योंकि अगर इनको नहीं हटाया, इस इल्जाम लगने के बाद जो बची हुई रकम है मस्जिद की, ये वो भी खा जाएंगे। क्योंकि जितने इनके हाथ में, इनको 10 दिन 15 दिन अगर डीएम ने छोड़ दिया, प्रशासन ने छोड़ दिया, क्योंकि डीएम को ये पावर है कि वो इसका इस्तेमाल करके वो इनको हटा सकता है वहां से, क्योंकि तत्काल इन्हें वहां से हटाए। जितना भी पैसा बचा जामा मस्जिद का या जो भी और इधर उधर की दुकानें मकान, ये वो भी बेच देंगे इस फैसले के बाद। मैंने सुना ये लोग हाईकोर्ट जाएंगे, भाई ये इनका अधिकार है हाईकोर्ट जाए, लेकिन इनको वक्फ बोर्ड ने चोर पाया, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्हें आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ये लोग अपराधी हैं, चोर हैं। इन्होंने मस्जिद के पैसे को इधर से उधर कर, 20 साल से मस्जिद में घोटाला कर रहे हैं, और रियाज अहमद साहब के जाने के बाद तो इन्होंने घोटाले को और तेज कर दिया है, ठीक है। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है कि इनको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं हटाया जाए। और डीएम को ये चाहिए कि इनको हटा के किसी को भी चार्ज दे दें, है। उसके बाद मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, और बस मेरी प्रशासन से अपील है कि इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करें और